ओके गाइस, तो हम लोग आज करेंगे एसए 810 की अमेंडमेंट्स। एसए 810 किससे डील करता है? एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली अमेंडमेंट कहां पे आई है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके अंदर जो है पहली अमेंडमेंट आई है। बेसिकली समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बता रखा था, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन ऐड करी है कि डिफरेंट लॉ एंड रेगुलेशन में यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब सच हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ भी नहीं, बस आपको ये बताना चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो सकता है, इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता हो। फॉर एग्जांपल, कोई बोल सकता है समरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कोई बोल सकता है एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई बोल सकता है कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर लॉ और रेगुलेशन में हो सकता है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट टर्म से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता हो। पहली अमेंडमेंट खत्म। इस तरह की अमेंडमेंट है एसए 810 में, कोई ज़्यादा घबराने की बात है ही नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी कौन सी आई है। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट अगेन प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। पहले यहाँ पे एक सेक्शन बना होता था इंट्रोडक्टरी पैरा, और फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती थी। अब इन्होंने वो सेक्शन हटा दिया है और हर पॉइंट को एक अलग आइडेंटिटी दे दी है। राइट, ये सब कुछ सेम है, बस ये जो एक पहले हमारा सेक्शन होता था उसके अंदर कुछ चीज़ें आती थी, अब उनको अलग से पॉइंटर बना के जो है वो लिख दिया है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे पॉइंट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। राइट, एंड एक चेंज ये हुआ छोटा सा, अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आईसीआई ने गायब कर दिया। मतलब एक्चुअली में कुछ नया रेफरेंस आया था स्टैंडर्ड में, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें मान के चलिए कोई भी बदलाव नहीं है, बस आपका जो फॉर्मेट था अब यहाँ पे वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हटके यहाँ पे सीधा सीधा जो है क्लियरली आपके पास जो है वो इंडिविजुअल पॉइंट जो है वो बन चुके हैं। ओके, चलिए अगर आप बाई चांस एसए का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी, सब्जेक्ट टू पैरा 20, तो वो आईसीआई ने हमें पढ़ाया नहीं है, मतलब वो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो हम भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है एज सच। नाउ ये एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है पूछा जा सकता है। इसको मैंने यहाँ पे समराइज जो है अच्छे से कर दिया है, आपको ये सब कुछ अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा अमेंडेड पोर्शन, वो भी समरी फॉर्म में, आप लोग अपने एग्जाम के लिए यहाँ से तैयार कर सकते हैं। रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुकी है, आप अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देने जा रहे हैं, तो क्या आप रेफरेंस देंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट का? वो सवाल है। आइए सुनिए। तो ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? जो आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, ईओएम हो सकता है आपने दिया हो, ओएम आपने दिया हो, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न हो सकता है आपने डाला हो, कैम डाला हो, या फिर अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन डाला हो। तो सिंपल सी बात, जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में अगर ये सारी चीजें हैं तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सबसे पहले इस फैक्ट को लिखेंगे, इफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद फेयर समरी, यानी कि आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है, तो ऑडिटर की जो रिपोर्ट जा रही है उसमें लिखा होगा स्टेट द इंक्लूजन ऑफ द अबव मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, यानी क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओएम ओएम है, मटीरियल अनसर्टेनिटी है, जो भी इसमें से होगा वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड आपको साथ साथ में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नंबर वन, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और उसका इफेक्ट क्या आता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ईओएम ओएम या मटेरियल अनसर्टेनिटी पैरा था तो वो भी आप लोगों को जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मैटर्स इन ईओएम ओएम और गोइंग कंसर्न, और उसका इंपैक्ट क्या आता है मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिली थी अदर इन्फॉर्मेशन में 720, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट, तो उसका इफेक्ट क्या आता है हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। मैं फिर से समराइज करता हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए। क्या पूछेंगे? अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई हैं, उन पे रिपोर्ट आ गई है, वेरी गुड। अब आपने देखना है वो जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या उसके अंदर आपका मॉडिफाइड ओपिनियन है 705, ईओएम ओएम है 706, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा है 570, या फिर आपकी अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट है इन अदर इन्फॉर्मेशन 720। अगर ये सब उसमें है तो आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट जाएगी उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि देखिए ये मैटर्स जो हैं ऑडिट रिपोर्ट में है, इनमें से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सारे हो भाई, कोई भी हो सकता है। राइट, तो आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए ये मैटर्स जो हैं ऑडिटर रिपोर्ट में है, और साथ साथ में आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन अगर गया तो वो क्यों गया था।
राइट। और साथ साथ में आपको अगर EOM OM या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी पैरा है तो वो मैटर्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और इन सब में कॉमन बात क्या है कि आपको उसका इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आ गए, सीधा जंप करके हम लोग इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने कौन से अमेंडमेंट कवर करी थी? अभी हमने ये अमेंडमेंट कवर करी थी। नाउ आ जाते हैं हम लोग एक और अमेंडमेंट पे, और ये भी मैंने समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने अमेंडेड समराइज्ड फॉर्म जो है आपके सामने रख दिया है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज हुआ है। इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी ऑडिट रिपोर्ट किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड की गई है तो उस डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको पढ़नी है। रीड ऑल द इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर ऑडिट रिपोर्ट। तो आपने हर उस डॉक्यूमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ना है जिसके अंदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनकी ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड की गई है। एंड मटेरियल इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है बिटवीन दी इंफॉर्मेशन, बेसिकली उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, एंड दी समरी स्टेटमेंट। और अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल जाती है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें और मैनेजमेंट से पूछें भैया क्या रिवीजन करवाओगे, इंफॉर्मेशन रिवाइज कराओगे या समरी स्टेटमेंट? समरी स्टेटमेंट पे तो हमारा ओवरऑल ऐसे ही आपको गाइड करता है, गड़बड़ करोगे तो भाई साहब ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा। और अगर मैनेजमेंट कहती है कि भाई हम तो इन्फॉर्मेशन को रिवाइज नहीं कर रहे, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, हमने ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी स्टेटमेंट पे अपना इंपैक्ट जो है वो कंसिडर करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑडिटर को वो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट लगी हुई है। ओके। और साथ में चेक करना है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी के लिए, कहीं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है किसके बीच में, जो समरी स्टेटमेंट है और ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है इनके बीच में कहीं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, चेक करें क्या रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने से मना कर देती है तो सिंपली आप लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेने को बोला गया है और कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी स्टेटमेंट आपको बोला गया है। बेसिकली टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल, सुनिए, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आई 6 जून को, और जो आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आप कर रहे हैं 25 जून को। तो यहां पे एक केस क्लियर है, और वो केस क्या है कि ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेटेड लेटर देन दी ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 जून, ओरिजिनल आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है यानी कंप्लीट आपके जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी कौन से डेट हो गई, 6 जून। तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेटेड लेटर देन दी ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पे ऑडिटर को क्लियरली एक बात लिखनी है, द ऑडिटर मस्ट क्लियरली स्टेट, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, द ऑडिटर मस्ट स्टेट दैट both summary and audited financial statement do not reflect event after the original audit report date। यानी ओरिजिनल ऑडिट यानी जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी डेट के बाद के इवेंट्स जो है कंसिडर नहीं किए गए हैं, उसके बाद के इवेंट्स जो है वो कंसिडर नहीं किए गए हैं, ना ही आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में, एंड ऑब्वियसली ना ही आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में। मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कहीं यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ना समझ ले कि भाई इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आर कंसिडर्ड इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट। ओके, कहीं यूजर ऑफ द ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ना समझ ले कि भाई ऑडिट रिपोर्ट जो थी उसकी डेट के बाद के जो इवेंट्स थे वो कंसिडर किए गए थे कहां पे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते समय। ओके, अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ ऑडिटर डिस्कवर प्रीवियसली अननोन फैक्ट्स, लो भाई लो, ऑडिटर को अननोन फैक्ट्स पता चले हैं दैट एग्जिस्टेड एट ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट डेट। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स, अगर ऑडिटर को बाद में पता चलता है, क्या पता चलता है कि भाई कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो एग्जिस्ट करते थे एट द ओरिजिनल रिपोर्ट डेट। ओरिजिनल रिपोर्ट डेट कहां पे, मेरा मतलब क्या है, एट द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। लेकिन पहले जो है वो ऑडिटर को नहीं पता थे। तो अब ऑडिटर क्या करेगा, जरा ध्यान से, सबसे पहले ऑडिटर को भाई देखना है कि वो अपनी रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब इशू नहीं करेगा जब तक ये फैक्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली कंसिडर नहीं कर लिए जाएंगे। किस चीज से नहीं, किस में नहीं कंसिडर कर लिए जाएंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब ये फैक्ट्स जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चलते हैं
और अगर ऑडिटर को पता होते एज ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इन फैक्ट्स को कैसे डील किया जाता है 560 से, ऐसे 560 से, सब्सिक्वेंट इवेंट से, राइट। तो कहा जा रहा है कि देखिए आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बना रहे हैं और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे एग्जिस्ट करते थे लेकिन आपके लिए अननोन थे। तो सबसे पहले भैया आप एक कसम खा लो कि अब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रादर आप लोग अब क्या करने वाले हैं, आप लोग अब उन फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे एज पर SA 560 रिक्वायरमेंट्स फॉर दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको नए फैक्ट्स पता चले जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं तो आपको पहले नेसेसरी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर करनी पड़ेगी, किसके अंदर, आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट इशू करने से पहले। इज दैट क्लियर? भाई बहुत सिंपल है कि भाई साहब आपकी दोनों रिपोर्ट, आपकी दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलाइन होनी चाहिए। आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, है ना। तो दिस इज द रीजन ये एक सिंपल सा और अमेंडमेंट जो है हमारे पास आया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेटेड लेटर देन दी ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट। अभी ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो अगर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक डेट पे आ रही है विच इज लेटर देन दी डेट ऑफ दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई साहब सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट डालेगा कि देखो जी बोथ समरी एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट इवेंट आफ्टर दी ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट डेट, यानी कि दोनों ही रिपोर्ट्स में हमने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद के इवेंट्स कंसिडर नहीं किए हैं। लेकिन अगर ऑडिटर को ऐसा एक फैक्ट पता चल जाता है जो डेट ऑफ ओरिजिनल रिपोर्ट पे एग्जिस्ट करता था और प्रीवियसली अननोन था, तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट इशू नहीं करनी है, उसको सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा 560 की रिक्वायरमेंट, यानी उसे 560 में जाके चेक करना पड़ेगा उस फैक्ट्स के इंपैक्ट क्या आएंगे। जनरली वहां पे बोलते हैं कि भाई इसका कोई भी ऐसा बोला जाता है ना कि ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो DDI करता है, डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी अमेंडेड एटसेट्रा। तो वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और उसके बाद जो है फिर आगे काम किया जाएगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एक और पता नहीं मैंने पहले बोला था नहीं, बट ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन नया आया है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आके हमारी SA 810 की सारी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं कंप्लीट। चलिए जी, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।